राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने, एआईसीसी ने हर पार्लियामेंट्री हलके के लिए कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है और उनके बाद 12 तारीख को एआईसीसी ऑफिस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री खड़गे साहब ने और वेणुगोपाल जी ने सभी अलग अलग ग्रुपों में बुलाकर जो पार्लियामेंट के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं उनकी मीटिंग ली थी और उन्होंने जो हमें आदेश दिया था उसके बारे में आज अपने सीनियर साथियों से, सरसा पार्लियामेंट्री के जितने भी सीनियर साथी हैं उनके साथ डिस्कशन की। कुछ आ नहीं पाए, उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी पहले से। मेरा प्रयास रहेगा कि उन तक भी मैं कांटेक्ट करूंगा जो नहीं आ पाए उनसे। तो हमें कहा गया है कि 3 लेवल पर आपको काम करना है, 3 फेजेज में। पहला फेज होगा चुनाव की घोषणा से पहले और दूसरा फेज होगा चुनाव की घोषणा होने के बाद और तीसरा फेज होगा पोलिंग डे वाले दिन। इनमें क्या क्या काम आपको करने हैं, कुछ पार्टी के आदेश हैं, कुछ स्थानीय नेताओं के साथ डिस्कस करके काम करना है। जो पार्टी के साथी है सबका चुनाव कैंपेन के अंदर फायदा उठाना है। पहला काम यह है कि बीएलए अपॉइंट करना, बूथ लेवल एजेंट का बनाना। और मुझे खुशी है कि यहाँ पहले से काम ये चल रहा है, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से बूथ कमेटी बनानी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कमेटी में लिए जाएं उतना ही पार्टी को फायदा है। और अगला काम यह है कि मंडलम और सर्कल कमेटी बनानी है। वो भी मुझे खुशी है कि यहाँ के साथियों ने बताया कि उन्होंने पहले ये काम कर लिया है। तो जो पार्टी की तरफ से आदेश था उससे बड़ा काम तो इन्होंने कर लिया है। अब इसके बाद साथ साथ में जो पार्टी के प्रोग्राम हैं, स्टेट पार्टी ने जो डिसाइड कर रखे हैं वो चलते रहेंगे। उनमें जैसे हल्का भाई जन आक्रोश रैली कर रहे हैं जिसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी और हमारे विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे एकमात्र सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये प्रोग्राम को जो है कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जिला लेवल पर भी मीटिंग है वो ले रहे हैं, क्योंकि कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोग्राम कमेटी, जिसमें डॉक्टर साहब भी शामिल हैं। प्रोग्राम कमेटी आगे बढ़ा के डिसाइड करके देती है। इसी तरह से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये भी चल रहा है। परिवार मिलन में प्रोग्राम चल रहा है, अलग अलग परिवारों से मिलने का काम भी आगे बढ़ना है। हमें इसको बिल्कुल धरातल लेवल तक जाना है। ये काम साथियों ने पहले शुरू कर रखा है और जाएंगे वहां तक। ये मोटी मोटी बातें जो है हाईकमांड से, एआईसीसी से कहने का मौका मिला था और यहाँ मैंने वो उनके आगे सामने रख दिया। बाकी जो इश्यूज हैं वो स्थानीय लेवल पर इशू हो, चाहे स्टेट का लेवल का इशू हो और नेशनल इशू हो, हर इशू पर हमें इस टाइम बहुत सोच समझ के, वैसे तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी सोच समझ के बोलती रही है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो एक बहुत ही अपना उत्तरदायित्व मानकर सबको जो है ना इन चीज़ों का प्रचार करना है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता बोलते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी आदेश देती है या स्टेट पार्टी आदेश देती है, और मिलाकर अपने स्थानीय इशूज। आज के दिन कांग्रेस पार्टी के सामने इशूज की कोई कमी नहीं। जैसे अब इन दिनों प्रचार किया गया, मंदिर का प्रचार किया गया, तो जहाँ तक मंदिर का है हम सब लोग आस्तिक हैं। सबसे ज़्यादा आस्तिक है वो कांग्रेस पार्टी है। नीचे से वोटर से लेकर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक
सभी लोग आस्तिक हैं। वैसे भी हमारी शुरू से कहावत है, कण कण में राम है। भगवान हर जीव के अंदर भगवान है। ये दूसरी बात है कि हम पूजा करने का हमारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सारी की सारी पार्टी ज़्यादा नहीं कहते हुए कि इस बात पर आस्तिक है। आज ये भगवान का जो मंदिर बना है, उससे पहले भी जो भी मंदिर थे उन सब मंदिरों में पार्टी के लोग जाते भी हैं, वोट तक उसमें जाता है। तो ये इशू तो ये है कि प्रचार वो करें चाहे, राम किसी एक का नहीं हो सकता, राम किसी एक की जेब में नहीं आ सकता, बल्कि भगवान ने तो इसकी सृष्टि की रचना की है, राम ने तो सृष्टि की रचना की है। हम उनकी रचना क्या करेंगे, हमारे क्या औकात है कि हम उनकी रचना कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह स्टेट के हालात हैं, आज सबसे ज़्यादा तो अपराधग्रस्त हरियाणा हो चुका है, और अपराधग्रस्त में सरेआम डकैतियाँ, सरेआम फिरौती और सरेआम चोरियाँ, सरेआम कत्ल, सरेआम अपहरण, सरेआम महिलाओं की अपमान करना, ये चल रहा है ऑलरेडी हरियाणा में। बहुत ही आज हरियाणा अपने आप को असुरक्षित समझता है, और जो अपराधी है वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित समझते हैं। एक नया क्राइम हो रहा है, वो है साइबर क्राइम। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। निर्धारित कर दी कि इस जिले में 50 पोस्टें हैं, इतने इंस्पेक्टर बैठेंगे, इतने सब इंस्पेक्टर होंगे, इतने एसआई होंगे, इतने कांस्टेबल होंगे, लेकिन एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई है जो ट्रेंड आदमी हो साइबर क्राइम से। ये नई टेक्नोलॉजी आई है, आपको बाकायदा ट्रेंड करके फोर्स अलग से बढ़ानी चाहिए। केवल घोषणा से बात नहीं बढ़ेगी कि इतने लोग हमने काम पर लगा दिए, जिसको ज्ञान ही नहीं होगा। हम लोग हैं, जैसे हमारी पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान भी है, बैंकों में हो रही है। हिसार में एक बैंक के पीएनबी के मैनेजर की, लेडी मैनेजर की 24 लाख और कुछ रुपए एक सेकंड में उड़ा दिए, जो कि बैंक वाले तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा आप फंसे ना, ऐसा नहीं करें, वैसा ना करें। दूसरा जो क्राइम आ रहा है वो पंजाब का फाल आउट हरियाणा पर पड़ा, और पड़ा है वो नशे का, क्योंकि सरकार ने इसी के लिए, कोई भविष्य के लिए कोई काम नहीं छोड़ा। हर आदमी, हर नौजवान आज चिंतित है, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ी हुई है, जबकि हमारा प्रदेश तो साधारण संपन्न था। कांग्रेस की सरकार के टाइम में ये बातें नहीं थी। अकेला सरकारी जॉब की बात नहीं है, विभिन्न इंडस्ट्रियां आती हैं जिनमें मैन पावर ज्यादा काम करती है। आज वो इंडस्ट्री भी पलायन करके जा रही है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा फैल रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट फैलने से आदमी डिप्रेशन में भी आ जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाता है, जिसकी वजह से जब वो किसी भी रास्ते जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक स्टिग्मा लगा दिया है सरकार ने इस क्राइम का। बेरोजगारी इसलिए बढ़ी है कि बार बार, मतलब बेरोजगारों का शोषण हो रहा है, बार बार नौकरियां निकाली जाती हैं, बार बार टेस्ट होते हैं, और टेस्ट भी कहाँ होते हैं, घर से 300 किलोमीटर दूर। खर्चा करके बच्चे जब घर आते हैं तो पेपर लीक हुआ मिलता है, और लीक हुआ मिलता है मतलब कैंसिल मिलता है। अब वो क्या करेगा ना। गांव के अंदर नौजवान दौड़ धूप करके मिलिट्री में लग जाते थे, वो भी 4 साल के। इससे क्या होगा, क्या वो मानसिक तौर पर ट्रेनिंग ले पाएगा कि मैं आतंकवादियों के खिलाफ या अतिक्रमण करने वाले दूसरे देश के लोग उनके साथ मुकाबला कर सके। इसी तरह जो एजुकेशन सिस्टम है, किसी भी देश को खत्म करने के लिए एटॉमिक एनर्जी की जरूरत नहीं है। शिक्षा कमजोर कर दो तो देश अपने आप कमजोर हो जाएगा। शिक्षा कमजोर होगी तो ऐसे डॉक्टर पैदा होंगे जिनके हाथों मरीज मरेंगे। शिक्षा कमजोर होगी
उनके वहाँ ऐसे इंजीनियर पैदा होंगे जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो सारा का सारा गिरेगा। शिक्षा सबसे जरूरी है। पहले टीचर नहीं भेजते, बच्चों की संख्या घट जाती है, पर स्कूल बंद कर देते हैं। यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं प्राइवेट, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी आजकल संख्या 20 या 25% से ऊपर संख्या नहीं है फैकल्टी की, प्रोफेसर्स की। क्या करेंगे? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पटवार खाने में पटवारी नहीं है, पंचायतों में पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। तो एक सारी जगह रोष फैला हुआ है। इसी तरह आम आदमी में महंगाई की मार पड़ती है। कांग्रेस के टाइम में 400 450 का सिलेंडर मिलता था, इन्होंने 1150 कर दिया। डीजल 50 रुपए का था लीटर, अब 100 रुपए मिल रहा है। खाद का कट्टा है किसान का, 50 किलो से 45 ले आए, 45 से 40 ले आए और डबल रेट कर दिए। और ना मिला, ना बीज मिले, ना डीएपी मिली, ना यूरिया मिला। इन बातों में किसान तंग है। एक प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना बनाई है, ये भी एक ठगी है। किसान से बीमा राशि काट लेते हैं और जब क्रॉप कटिंग का टाइम आता है, फसल का जो कटने का टाइम या फसल को नरमा कपास है तो चुगने का टाइम आता है, उस टाइम खराबा ज़्यादा देख के उसको वापस कर देते हैं, बीमा राशि को बीमा कैंसिल कर देते हैं। ऐसे हालात जो अनाज प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, तो हर वर्ग आज दुखी है, हर वर्ग आज परेशान है। बाकी कोई आपने कोई चीज़ पूछनी है?